हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी बच्चे एकदम फिट होंगे और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे हमारा ये चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसका जो एक्सरसाइज 5.1 है बच्चों, आज इसे मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ एक ही वीडियो में। कोशिश करूँगा कि भले वीडियो कितना लेंदी हो जाए, लेकिन एक ही वीडियो में बच्चे लोग सारे के सारे जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को देख सकें, यानी कि सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें। उसके अलावा बच्चों जो इसका मैं नोट्स बनाऊंगा ना, वो नोट्स भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे जो मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और उसी तरीके से जो हमारा एक्सरसाइज 5.2 रहेगा, 5.3 रहेगा, अगर आपको उनके भी वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और हाँ, एक छोटी सी और बात कि अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर देख लेना, क्योंकि जब हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ना, किसी चीज का बेसिक समझ लाते हैं कि भैया एक्सरसाइज 5.1 में क्या है, 5.2 में क्या है, 5.3 में क्या है, तो हम लोग फिर डर नहीं लगता है। जैसे भी तुम अगर डायरेक्ट 5.1 पढ़ रहे हो तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि 5.2 में नया चीज क्या आ जाएगा, 5.3 में नया क्या आ जाएगा। लेकिन इंट्रोडक्शन वीडियो देखोगे तुमको सारी चीजें पता रहेंगी कि पूरे के पूरे चैप्टर में हमारे पास क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो चलिए स्टार्ट करें। और अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो फटाफट अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके के वीडियोस बनाने में। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमसे बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लीस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। मैंने आप लोगों को समझाया था इंट्रोडक्शन वाले में कि कब हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है ना, एपी जो है वो बनता है किसी भी सीरीज में और कब नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास 4 सिचुएशन दिया हुआ है, इसमें हमको बताना है कि इसमें कहाँ कहाँ पर हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा और कहाँ पर हमारे पास नहीं बनने वाला। सो जो पहला वाला सिचुएशन है उसे समझते हैं कि वहाँ पर एपी बनेगा या नहीं बनेगा। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि एक टैक्सी का किराया हमको बता दिया गया है कि टैक्सी की जो किराया है ना, पहले किलोमीटर के लिए तो ₹15 आपको देना ही पड़ेगा। 1 किलोमीटर घूमोगे ₹15 भैया भरो। अब उसके बाद आप जितना भी घूमोगे, मान लो फिर आपने 1 किलोमीटर और बढ़वा लिया अपना कि भैया मेरे को थोड़ा सा और दूर छोड़ दो, तो आपको फिर ₹8 देना पड़ेगा। फिर एक बार और बढ़ा दिया तो फिर ₹8 देना पड़ेगा। यानी शुरू में 15 देना है, फिर +8 करके आपको देते जाना है। तो आपको बताना है कि ये जो हमारे पास दिया हुआ है एक वर्ड प्रॉब्लम, आपका यहाँ पर अरिथमेटिक बन रहा है या नहीं बन रहा है, एपी बन रहा है या नहीं बन रहा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सिंपल हमारा जो सीक्वेंस होता है, हम लोग जानते हैं कि एपी एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है, एक सीरीज में होता है। हम एक सीरीज बनाएंगे, ठीक है, यही इसी वाले इस स्टेटमेंट का यूज करके। बहुत सिंपल सा काम है, आप लोगों को भी बोल रहा हूँ तो लग रहा होगा बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहुत ईजी लगेगा आप लोगों को। और वहाँ पर जब हम लोग सीरीज बनाएंगे तो फिर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पहले ही बता दिया है कि कॉमन डिफरेंस क्या कहलाता है, क्या होता है। ठीक है, तो वहां से हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि ये एपी है या नहीं है। आइए मैं आपको कॉपी में से डिटेल में सॉल्व करके समझाता हूं। तो देखो, सबसे पहले तो इस तरीके से लिख लो कि जो पहला हमारा किलोमीटर है, जब उसमें हमारा टैक्सी चलेगा तो फिर भैया उसका कितना रुपए किराया लगेगा, फेयर लगेगा, तो ₹15 का अपने को टिकट कराना पड़ेगा, करो ₹15 अपने को किराया देना पड़ेगा। अब हम लोग जब सेकेंड किलोमीटर जाएंगे उसी टैक्सी में, तो हमारे पास क्या बोला गया था कि ₹8 हर बार देखो ऐड होते जाएगा, यानी कि ₹15 शुरू वाला तो देना ही पड़ेगा फर्स्ट किलोमीटर के लिए, लेकिन उसके बाद जो ₹8 है वो देना पड़ेगा। तो 15 रेट मिल करके हमारे पास हो जाएंगे 23, ये बन गया हमारे पास। उसके बाद फिर अगर अपन थर्ड किलोमीटर जाते हैं, बस 3 तक ही निकालो, उससे ज़्यादा आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो अगर अपन एक बार और एक और किलोमीटर बढ़ा देते हैं तो ₹23 तो देना ही पड़ेगा, और उसमें फिर से 8 करना पड़ेगा अपने को प्लस। तो यहाँ पर आपको 23 और प्लस में हो जाएगा ₹31, यानी कि आपको 31 देना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये जो हमारा एपी बन रहा है, अगर आप इसका नंबर को देखोगे, या फिर आप लोग मान लो इसको A1 A2 A3, अगर मैं डिटेल में आपको समझाना चाहूँ तो देखो ऐसे लिखोगे, पहला वाला को A1 बोलते हैं, दूसरे वाले को A2, तीसरे वाले को A3, और इसी तरीके से चलते जाता है। तो जो पहला नंबर हमारे पास वो 15 है, दूसरा नंबर हमारे पास 23 है, और तीसरा नंबर 31 है, और इस तरीके से चल रहा है। तो इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हो। पहला तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि सर जी यहाँ पर हम लोग के पास जो अगला टर्म आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, पिछले वाले टर्म से हर बार 8 को ऐड करने पर आ रहा है। यानी कि हर बार जब हम 8 ऐड करेंगे तो उसके बाद अगला टर्म आएगा। जैसे मान लो अगर 4th वाला निकालना रहता तो मैं 31 में 8 ऐड कर देता, तो यहाँ पर हमारे पास इसलिए ये क्या होगा, एक एपी हो जाएगा। क्लियरली ये क्या हो जाएगा, एक एपी हो जाएगा, जैसे कि आपके बुक में भी दिया हुआ है। जैसे कि मैं आपका बुक का अगर आंसर बताऊँ कि बुक में कैसे लिखा हुआ है, तो मैं आपको देखो 2 तरीके से समझाऊंगा, तुमको जो ईजी लगेगा वो लिखना। जैसे बुक में दिया हुआ कि 15, 23, 31 फॉर्म एम एपी एज ईच सक्सीडिंग टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग 8 इन द इट्स प्रीसीडिंग टर्म। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जब बोर्ड्स में आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा आपका आंसर, और अच्छा भी लगेगा कि भैया जो हमारे पास एक अगला जो टर्म है वो क्या हो रहा है, पिछले वाले टर्म से 8 को ऐड करने पर, जब हम 8 ऐड कर रहे हैं पीछे वाले पे, तब हमारे पास अगला वाला जो नंबर वो निकल करके आ रहा है। तो हमने तो यही सीखा था एपी में कि भैया कोई भी जो एपी रहेगा वो क्या होता है,
कि पिछले नंबर में कुछ ना कुछ नया नंबर हम लोग ऐड करते हैं, बार बार सेम नंबर अपन ऐड करते हैं, तो जो हमारे पास सीरीज बन करके आती है वही एपी कहलाती है। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, हम सब में क्या कर रहे हैं 2 2 ऐड करते जा रहे हैं, या फिर 3 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 12 हो गया, हम लोग सब में 3 3 ऐड करते जा रहे हैं। तो जब हम लोग सेम नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास वो क्या हो जाता है कि एपी हो जाता है। तो पहला तो ये तरीका है कि आप इस वाले स्टेटमेंट को उतार करके यहाँ पर लिख सकते हो, फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका, अगर मान लो कि ये वाला स्टेटमेंट आप नहीं बनाना चाहो तो दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको ऐसे बताओ कि सर जी जब मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल रहा हूँ, यानी कि जब मैं D1 निकाल रहा हूँ जिसको अपन कॉमन डिफरेंस कहते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना पड़ता है। तो मैं 23 में से 15 को माइनस कर रहा हूँ तो मेरा 8 निकल कर क्या आ रहा है। उसी तरीके से जब मैं अगला वाला कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूँ, यानी कि जब मैं D2 निकाल रहा हूँ तो उसके लिए मुझे A3 में से A2 को माइनस करना पड़ेगा। तो A3 से मैं जब A2 को माइनस करूँगा तो मेरा 31 में से 23 माइनस होगा, तो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या बोल सकते हो, कितना 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है D में, यानी कि कॉमन डिफरेंस होता है, और किसी भी AP में कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर ही निकल करके आता है। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आया ना तो समझ जाओ कि वो हमारा एपी नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो तुम लोग कि कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल, कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, है ना, कॉमन डिफरेंस क्या इक्वल है, सो इट इज एन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक तो ये शॉर्टकट तरीका है, मुझे ये भी तरीका पसंद है। और अगर तुम इस तरीके से स्टेटमेंट बना करके लिखना चाहो तो तुम यहाँ पर से इस वाली स्टेटमेंट, यानी ये जो हमने सीरीज बनाया उसके बाद वो स्टेटमेंट लिख कर भी काम चला सकते हो। तो दोनों तरीके सही है, तुमको जो पसंद है वो तरीका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बुक में ये वाला तरीका दिया ही हुआ था, इसमें मतलब टीचर तुमको यही तरीका बताएंगे, तो मैं चाहता था कुछ नया तुमको सिखाना। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा, इसी में एक सेकंड पार्ट है, आइए उसे भी समझते हैं कि वहाँ पर क्या दिया हुआ है। सो सेकेंड वाले में बोला जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इसमें देखो ध्यान से समझना, इसका कॉन्सेप्ट समझना, उसके बाद ही तुमको ये समझ में आएगा कि मान लो कि वहाँ पर हमारे पास एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसमें कुछ भी एयर वगैरह पैक है, ऑक्सीजन एयर है, कुछ भी है उसमें। अब क्या कर रहे हैं कि एक वैक्यूम क्लीनर वाला जो होता है ना, वो जो उसमें से एयर खींच करके बाहर निकाल रहा है, वो क्या कर रहा है कि जितना भी एयर उसके अंदर है वो 1/4 उसमें से निकाल दे रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको ड्राइंग के थ्रू आपको समझाऊंगा तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। ये मान लो एक सिलेंडर मैंने बना लिया और इसमें हमारे पास जो एयर है फिलहाल कितना है, फिलहाल हमारे पास 100% है। आप लोग परसेंट से इसको बहुत इजीली समझ जाओगे कि ये एपी क्यों नहीं है। अभी फिलहाल तो मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ कि एपी नहीं है और क्यों नहीं है वो आप समझोगे अभी। मान लो जैसे कि 100% हमारे पास इसके अंदर एयर था, अब वैक्यूम क्लीनर आया और उसने 100 में से 1/4 माइनस कर दिया, यानी कि 100 का अगर 1/4 में निकालूँ तो कैसे निकालेंगे, 1/4 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल जाएगा आपका 4 का, यहाँ पर कट हो जाएगा 25 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास पहले 100% था, उसमें से अब अपने 25% हमने माइनस कर दिया। 25% यानी कि क्या हो रहा है, 25% का मतलब हो रहा है 100 का 1/4। तो 1/4 जब हमने माइनस किया तो अब बचा 75% उसमें एयर, ठीक है, जितना भी था अब उसमें से 75% बचा है। अब क्या बोल रहे हैं कि जो 75% बचा है ना, अब उसका 1/4 निकालो और वो जो है वैक्यूम जो बाहर निकालेगा, यानी अब 100% तो अब उसमें एयर ही नहीं है। अब उसमें जो एयर बचा वो कितना बचा, मान लो पहले ऊपर तक एयर था, अब यहाँ पर एयर आ गया 75% निकालने के बाद, अब नीचे में बस एयर बचा हुआ है। तो अब वैक्यूम का काम क्या है कि जो नीचे में इतना एयर बचा हुआ है ना, अब इसमें से 1/4 को वो बाहर निकालेगा। इट मीन्स कि अब 75 का हम लोग 1/4 करेंगे और उसको फिर माइनस करेंगे, फिर हमारे पास जितना भी आएगा फिर उसका 1/4 करेंगे और फिर उसको माइनस करेंगे। कहने का मतलब है कि हर बार सेम अमाउंट नहीं निकल रहा है। 100 का जो 1/4 होता है वो तो 25 होता है, लेकिन 75 का 1/4 हमारा 25 निकल करके आएगा नहीं। आप लोग निकाल सकते हो, निकाल कर चेक कर सकते हो कि 75 मल्टीप्लाई 1/4 करो, चेक करो कितना परसेंट निकल करके आ रहा है, तो फिर देखना तुम्हारा परसेंटेज जो है वो 25 से कम हो जाएगा। यानी एवरी टाइम वो क्या हो जा रहा है, हमारा कम कम होते जा रहा है, यानी जो सीक्वेंस बन रहा है ना वो सही नहीं बन रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मैं शॉर्टकट तरीके से आप लोग को बताऊंगा कि मान लो यहाँ पर हमारे पास जो वॉल्यूम है, लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर बी V, मान लेते हैं कि इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो कितना है, अभी वो V है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सीरीज बनेगा, इसमें मैं डायरेक्ट अब सीरीज भरने वाला हूँ, या फिर आप लोग कर सकते हो कि जो स्टार्टिंग में था हमारे पास इतना था। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, मेरे तुम लोग पहले ही बता चुका हूँ भैया मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, मैं हिंदी में बहुत अच्छे से चीज़ों आपको एक्सप्लेन करूँगा, इंग्लिश में स्टेटमेंट में लिखने में गड़बड़ करता हूँ, तो तुम लोग उसको अच्छे से लिखना मेरे के बाद, जब मैं कुछ समझाऊँ ना तो उसको और अच्छा बना करके लिखना, बाकी कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर तुम लोग क्या लिख सकते हो कि एयर क्या बोल सकते हो, प्रेजेंट आफ्टर एयर जो बचा हुआ है आफ्टर वैक्यूम, हाँ, एयर लेफ्ट आफ्टर
वैक्यूम, ठीक है। अगर अपन यहाँ पर वैक्यूम कर देते हैं, वैक्यूम की स्पेलिंग सही लिखा है क्या? CWM, नहीं ऐसे तो वैक्यूम देखना, तो वैक्यूम की स्पेलिंग मेरे हिसाब से तो गलत है, डबल C होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमारे पास एयर कितना बच जाएगा? जैसे कि मान लो जो वॉल्यूम था, जो V था, वो भी हमारे पास कंप्लीट है, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं कि जो हमारे पास अभी वॉल्यूम है वो 1 है। तो 1 में से जब तुम लोग 3/4 को माइनस कर दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 जा 4 और ऊपर वाला 3 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये 1 सेकेंड, हमारे पास 1 था ना, टोटल 1 है, पहले मान लो 1 है टोटल। अब उसमें से हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 1/4। 3/4 में कहाँ से माइनस करो भाई, मेरा ध्यान कहाँ है? हम लोग एक्चुअल में 1/4 माइनस करेंगे। टोटल जितना भी है, कभी भी जो टोटल होता है ना उसको 1 माना जाता है। तो टोटल हमारे पास हम लोग मान लेते हैं कि 1 था, उसमें फिल हुआ पहले से भरा हुआ, तो उसमें से 1/4 को माइनस करना है, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा और ऊपर से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा 3/4 आ जाएगा। यानी कि अब जो वॉल्यूम बचा हुआ है वो हमारे पास 3/4 बचा हुआ है। फिर उसके बाद है ना, ये हमारे पास फर्स्ट टाइम के लिए हुआ, ये हमारे पास फर्स्ट टाइम जब हमने निकाला तब था। जब हम लोग सेकेंड टाइम के लिए निकालेंगे, जब हम लोग दोबारा उसको एयर निकाल देंगे, तब अब कितना बचेगा? तो अब हमारे पास 3/4 बचा है, उसमें से फिर 1/4 को माइनस कर दो। तो यहाँ पर मैं रफली कर रहा हूँ, चीज़ों को मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो खड़ वहाँ पर अच्छा नहीं दिखेगा, आप लोग भी अलग से ऐसे ही लिखना। तो हमारे पास अब 3/4 बचा है, टोटल जितना था, अब उसमें से हमारे पास 3/4 बचा है, तो उसमें से फिर से 1/4 फिर माइनस होगा। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका, या फिर 3/4 का 1/4 आप लोग डायरेक्ट ऐसे निकालोगे तो गलत हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 3/4 बचा हुआ है, उसका 1/4 निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं कि भैया हमारे पास 3/4 तो पहले से ही है, अब उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 1/4 ऑफ 3/4, यानी कि जितना बचा हुआ है उसका हम लोग को क्या करना है? 1/4 करना है। शुरू में तो हमारे पास 1 था, हमने डायरेक्ट उसका 1/4 माइनस कर दिया, क्योंकि 1 का 1/4 ही होता है, तो वो हमारा 3/4 आ गया। अब हमारे पास 3/4 बचा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 3/4 में से 1/4 निकालेंगे 3/4 का और उसको माइनस करेंगे। तो ये आपका कितना निकल करके आएगा देखते हैं। 3/4 माइनस में इधर हमारे पास हो जाएगा ये 1/4 मल्टीप्लाई में 3/4, तो ये हो गया आपका यहाँ से 3/4 माइनस में 4 4 नीचे में 16 आ गया, ऊपर में 3 आ गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर से नीचे में एलसीएम 16, 4 से डिवाइड देंगे तो हमारा 16 को 4 से डिवाइड देंगे तो 4 आएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, माइनस का 3 उतर जाएगा, तो ये बन गया आपका 9/16। और यही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बच्चे लोग सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ इसी चीज़ में कन्फ्यूज होते हैं कि सर जो बुक में आंसर दिया हुआ है उसमें जो 3/4 का स्क्वायर लिखा वो कहाँ से आया? तो वो यहाँ से आया। देखो इसको ध्यान से समझना, फिर से मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ताकि कोई एकदम बुद्धू बच्चा भी उसको अच्छे समझ में आ जाए कि हमारे पास 9/16 आ गया है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि जब अगली बार वो जो वैक्यूम है जब वो निकालेगा उसमें से एयर, तो अब जो एयर बचेगा वो बचेगा 3/4 का स्क्वायर वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि जो पहला वॉल्यूम था हमारे पास जो सीरीज बन रहा है वो V बना, फिर अगले बार हमारे पास 3/4 V बचा है, और फिर उसके बाद हमारे पास 3/4 का स्क्वायर V बना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हर बार एक नया नंबर बन रहा है, और जो पिछले वाले नंबर से थोड़ा सा अलग है, यानी कि इसमें अगर तुम कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो आपका अलग अलग निकल करके आएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन फिर से कर देता हूँ कि सर ये 3/4 का स्क्वायर कहाँ से है, क्योंकि बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो सबसे पहले उसमें वॉल्यूम जो था हमारा 1 था, ठीक है, V यानी कि 1 है ये, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 1V है, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 1 में से माइनस कर देंगे 1/4, क्योंकि हम लोग को बोला था कि 1/4 वो हर बार कम कर रहा है, तो 1 में से 1/4 माइनस कर देंगे, क्योंकि 1 का 1/4 ही होता है, ठीक है। तो हमारा 3/4 आ जाएगा। अब हम लोग फिर अब जो 3/4 बचा हुआ है, अब हम लोग उसका 1/4 निकालेंगे और उसको माइनस करेंगे। तो 3/4 का जो 1/4 निकल करके आता है वो 3/16 आता है। देखो 1/4 ऑफ 3/4 जब तुम लोग निकालोगे, जब सॉल्व करोगे इसको, तो ये आपका ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर में 3 1 जा 3 हो जाएगा, नीचे 4 4 जा 16 हो जाएगा। यानी कि 3/4 का अगर अपन 1/4 पार्ट निकालते हैं तो वो हमारा 3/16 आता है। तो हम लोग क्या बोला है कि भैया 3/4 तो उसमें पहले से बचा हुआ है, अब इस 3/4 में से जितना भी आपका 1/4 पार्ट निकल करके आ रहा है उसको माइनस करो, तो आपका कितना आंसर आ रहा था? 9/16, जिसको 3/4 का स्क्वायर बुक में लिखा हुआ है। तो ये हमारा सीरीज बन रहा है, और इसमें वही चीज़ यहाँ पर लिख देना, ज़्यादा डिटेल में मैं इसमें नहीं लिखना चाह रहा हूँ पिछले बार की तरह। यहाँ पर नहीं तो फिर मैं अगर D1 D2 निकालूंगा तो और बच्चे कंफ्यूज होने लगेंगे। तो बस हम लोग को यहीं से समझ में आ गया कि हर बार अलग हो रहा है। मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया ना, तो जो आपके बुक में स्टेटमेंट दिया हुआ है सेम स्टेटमेंट आप लोग बुक वाला उतार देना। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ कि इट इज़ नॉट एन AP। बाकी आप लोग सेम टू सेम बुक वाले स्टेटमेंट उतार सकते हो। और उसके अलावा एक और काम कर सकते हो, इसमें तुम पहले ये चीज़ भी लिख सकते हो कि हमारे यहाँ पर जो D1 है वो इक्वल नहीं होगा D2 के, हमारा जो कॉमन डिफरेंस है इनके बीच का वो इक्वल नहीं है, इसीलिए ये जो है हमारे पास AP नहीं बना रहे हैं। हम लोग यहाँ पर D1 और D2 निकाल के भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, और ऐसा लेंथी एग्जाम में वैसे तो आता नहीं स्टेप से क्वेश्चन, लेकिन अगर आ गया तो भैया छोड़ना नहीं ना है, तो उसके लिए शॉर्टकट तरीका ये रहा, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट हुआ। चलिए जो थर्ड पार्ट है हम उससे बनाते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट
150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी कि अपने को एक कुआं कोड़ना है। वैसे तो आजकल तुम लोग ये जानते भी नहीं होगे कि कुआं कैसे नहीं कोड़ा जाता था, हमारे ज़माने में होता था। अब तो तुम लोग के टाइम पे बोरवेल आने लगा है भैया, तुम लोग तो बड़े आदमी हो गए हो। लेकिन जाकर कभी देखना गाँव में बहुत मजा आता था। मैं तो देखता था खास करके कोलकाता से लोग आते थे उसके लिए स्पेशल काम करने, कुआं कोड़ने के लिए। तो उसमें बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत। हम लोग जैसे नॉर्मल आदमी तो कर ही नहीं पाएगा, एक बार फावड़ा चलाएंगे थक जाएंगे। इतना गड्ढा करना रहता है ना, चौड़ा से एकदम गड्ढा। तो चलो छोड़ो सब बात, गाँव वाले बच्चे तो समझ ही गए होंगे बहुत मेहनत का काम है। शहर वालों के लिए मैं वो समझ बता रहा था। तो भैया कुआं कोड़ने के लिए जो कॉस्ट है यहाँ पर बहुत कम दिया हुआ है, उसमें बता रहा है कि 150 रुपी आपको देना पड़ेगा पहला 1 मीटर कोड़ने का। आपका जो भी आदमी काम कर रहा है वो 1 मीटर का डिगिंग करेगा, कोड़ाई करेगा, उसके बाद 150 रुपये तुमसे ले लेगा। अब बोला जा रहा है कि उसके बाद वो जितना मीटर भी तुम कोड़वाते जाओगे हर बार वो 50-50 बढ़ाएगा। ये नहीं कि 1 मीटर का 150 लिया, फिर अगले दूसरे मीटर का फिर 150 लेगा, फिर 150 लेगा, हर बार ऐसा नहीं हो रहा है। शुरू में 150 लिया, उसके बाद तुमको जितना करवाना है सब में 50-50 ऐड होते जाएगा। पहले मीटर के लिए 150, दूसरे मीटर के लिए 150 और फिर प्लस में 50 हो जाएगा, यानी कि दूसरे मीटर के लिए बस प्लस 50 करेगा, फिर तीसरे मीटर के लिए प्लस 50 करेगा, फिर चौथे मीटर के लिए प्लस 50 करते जाएगा। हर बार 50-50 ऐड होते जाएगा तुम्हारे अमाउंट में, ठीक है। तो इस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पर बार बार 50 ऐड हो रहा है, इट मीन्स कि ये तो भैया हमारा एपी हो गई, लेकिन इसको लिखना कैसे है वो कॉपी में समझा दो। तो देखो इस तरीके से हमने लिख लिया है, आधा काम मैंने कर लिया ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। पहला मीटर के लिए 150 लगा, सेकंड वाले मीटर के लिए 150 में फिर 50 रुपये और देना पड़ेगा, तो 200 रुपये हो गया। थर्ड मीटर जब हमारा काम होगा तो फिर अब 200 तो देने पड़ेगा पिछले वाले 2 मीटर के लिए, अब उसमें फिर 50 रुपये ऐड कर दो तो 250 रुपये हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास सीरीज़ बन रहा है वो कैसा सीरीज़ बन रहा है, वी है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ इस बार, A1 A2 कुछ नहीं लिख रहा हूँ। हमारे पास डायरेक्ट में लिख देता हूँ कि 150 बना, फिर हमारे पास 200 बना, फिर 250 बना, और इसी तरीके से चल रहा है। हर बार 50-50 का गैप है। तो जैसा कि पहला वाली स्टेटमेंट तुम्हारे बुक में दिया है, तुम यहाँ पर वैसे लिख सकते हो कि जो हमारा अगला वाला नंबर है वो पिछले वाले से 50 ज़्यादा है, इसीलिए ये क्या होगा, एक एपी होगा। पहला रीज़न तो ये हो गया। और दूसरा रीज़न जो मैं सिंपल तरीके तुमको बताता हूँ कि तुम D1 निकाल के दिखा दो कि सर जी यहाँ पर जो D1 है यानी कॉमन डिफरेंस है, 150 माइनस कर दो 200 में से तो 50 यहाँ पर भी आ जाएगा। और इसमें से जब इसको D2 निकाल करके माइनस करोगे, यानी 250 में से 200 को माइनस करोगे तो भी तुम्हारा 50 आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारे पास सेम आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, D1 इज इक्वल टू D2, इसलिए इट इज एन एपी। बाकी तुमको जैसे मैंने बताया जो पहला स्टेटमेंट दिया है बहुत प्यारा से दिया हुआ है, उसी तरीके से लिख सकते हो। और जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है बच्चा ना, उसमें मैं देख रहा तुम्हारा आंसर बुक में किस टाइप से दिया हुआ है। तो बुक में कुछ नहीं लिखा हुआ, सिंपल बस नो कर दिया। तो तुम ऐसा मत करना, क्योंकि वहाँ पर एक पूछा है ना, रीज़न तो पूछा ही है हमसे कि भैया क्यों नहीं हो रहा है वो एपी क्यों नहीं है। तो तुम सेकंड वाले में क्या करोगे, इस तरीके से उतारना आंसर को, अगर तुम इस बुक वाले स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो। और यहाँ पर लिखोगे कि इट इज़ नॉट एन एपी बिकॉज ईच सक्सीडिंग टर्म इज नॉट ऑब्टेन बाई एडिंग सेम नंबर इन प्रीसीडिंग टर्म। इस तरीके से, यानी कि इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके नॉट लगा करके बना देना, बस इसका निगेटिव बना देना, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर नो बोल रहा है वहाँ पर निगेटिव बना देना, यस वाले में बस नॉर्मल कर देना। बाकी समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि एग्जाम में आ गया कुछ, क्योंकि एग्जाम में सेम क्वेश्चन थोड़ी उठा करके देगा, एग्जाम में कुछ नया क्वेश्चन देगा। तो भैया समझे तो रहोगे तभी तो बता पाओगे कि वो एपी है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो देखो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला नहीं था। बाकी तुम लोग यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो बन सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम हमारा इसमें कॉमन डिफरेंस बता देता हूँ कैसे निकालना। 3/4 में से माइनस करना हमारा पहले वाले को 1 को, देखना कितना आंसर आ रहा है। फिर 3 का स्क्वायर यानी कि 9/16 में से माइनस करना 3/4 को, तो देखना तुम्हारा अलग नंबर आएगा, दोनों जगह अलग नंबर आएगा, यानी D1 D2 अलग ही आ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए और तुमको हमारे चैनल से पढ़ने में मजा आ जाए। चलो जो फोर्थ क्वेश्चन उसे बनाते हैं। सो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंडेड इंटरेस्ट। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर दिया है, तो इसी से समझ में आ जाएगा कि एपी नहीं है, बताऊंगा क्यों, पहले आप समझ लेते पूरा क्वेश्चन। एट 8% पर एनम, यानी कि किसी भी अकाउंट में 10,000 रुपये जब तुम जमा कर रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है, 8% का तुम्हें वो मिल रहा है या इंटरेस्ट मिल रहा है, और जो अमाउंट है वो हर साल 8% के हिसाब से बढ़ते जा रहा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, नॉट अ सिंपल इंटरेस्ट। ओके बच्चा लोग, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या ये समझो। होता क्या है ना कि जैसे कि मान लो तुमने मुझे 100 रुपये दिया, अब तुमको मैं कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा हूँ मान लो 20 रुपये, ठीक है। पहले साल मैंने तुमको 20 रुपये दिया तो 100 का क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसको मैं लिख के समझाता हूँ तब तुमको ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है बच्चा लोग, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तुम लोग को मजा आ जाएगा पढ़ने में। मान लो 100 रुपये तुमने जमा किया मेरे पास, मैं तुमको बोला कि भैया मैं 20% दूंगा। कितना परसेंट, मान लो मैं बोला कि 20% दूंगा, तो हमारे पास 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो 100 + 20 मिला दो तो तुम्हारा हो जाएगा 120 रुपया एक साल में, पहले वाले ईयर में 120 रुपया हो गया। फिर कंपाउंड में क्या होता है ना कि हमारे पास जो 120 है, अब मैं आपको इसका 20% दूंगा, ना कि शुरू वाले जो 100 जमा किए थे उसका फिर से मैं 20, मतलब अब 20 रुपये प्लस नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, फिर 120 का 20% निकालूंगा, तो 120 का 20% कितना होगा आपका, हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी कि 24 रुपये हो जाएगा 20% जब इसका निकालूंगा। तो इसका मतलब जब सेकेंड बार मैं तुमको पैसा दूंगा
तो 120 में 24 प्लस कर दो तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा, 144 निकल करके आ जाएगा। अब इसके बाद जो मैं पैसा दूंगा तो फिर 144 का मैं 20% निकालूंगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर बार जो नया अमाउंट बनता है, जैसे शुरू में 100 आपका अमाउंट था, बाद में आपका 120 हो गया पैसा इंटरेस्ट मिलने के बाद, और इसके बाद फिर 144 हो गया, अब इसका 20% निकालो, तो हर बार क्या हो रहा है, एक नया नंबर मिलते जा रहा है जो कि पिछले वाले का 20% है, ना कि शुरू वाले का। तो हर बार मैं 20-20 प्लस नहीं कर रहा हूँ, हर बार सेम नंबर 20-20 रुपया प्लस नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो 20-20 प्लस करता है तो 100 करता है, फिर 120 रुपये देता है, फिर 140 रुपये देता है, फिर 160 रुपये देता है, ऐसा देता है। लेकिन तुम लोग साफ साफ देख रहे हो कि यहाँ पर 100 दिया, फिर 120 दिया, 144 दिया, अब इसका 20% निकालूंगा, देखना फिर वो एक नंबर अलग निकलेगा, तो 160 नहीं आएगा, वो 160 से ज़्यादा आ जाएगा। तो जब कभी भी कंपाउंड होता है ना, तो वो कभी भी एपी में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम ऐसे लिख सकते हो, वैसे चाहो तो रुको मैं इसके स्टेटमेंट बना लेता हूँ। ये स्टेटमेंट बना करके ना भी लिखो तो भी चलेगा। सबसे पहले तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला क्या है, जो कि हमने क्लास 8 में आपको सिखा रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग पहले अमाउंट निकालते हैं, और अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 + R डिवाइड बाई 100 और पावर में हमारे पास टाइम होता है। ये फॉर्मूला होता है अमाउंट का। बस यहीं से हम लोग का जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो निकलेगा। जब आप पहले साल उसमें पैसा जमा करोगे तो उसके लिए आपका सिंपल है, पहले साल में हमारे पास अभी ईयर कितना है, अभी 1 साल का समय है, तो हमारे पास P कितना था भैया, तो P 10,000 था। उसमें फिर हमारे पास 1 प्लस में R यानी कि 8 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, और पावर में जो T है वो हमारे पास भी 1 हो जाएगा, या इसी को आप लोग लिख सकते हो 1000 नहीं 10,000 था, 10,000 ब्रैकेट में 100 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो 100, और फिर 8 ऐड कर दो तो 108 डिवाइड बाई 100 और पावर में 1 आ जाएगा। ये पहले साल का तुम्हारा अमाउंट निकलेगा, यानी कि कितना रुपए तुम्हारे बैंक में हो जाएगा 1 साल के बाद, वो ये निकलेगा। फिर ये फर्स्ट ईयर का है। फिर हम लोग जब सेकेंड ईयर का निकालेंगे तो अब 2 साल हो रहा है, तो 2 साल के लिए अब क्या होता है, P के बदले में हम लोग वहाँ पर जैसे 1 लिख रहे थे पहले साल के लिए, वैसे 2 साल के लिए हम लोग T के बदले में 2 लिखेंगे, यानी कि ये हमारे पास 10,000 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में 1 + 8 डिवाइड बाई 100 होगा, और इस बार पावर में 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा हो गया 10,000 ब्रैकेट में 1/108 डिवाइड बाई 100 और पावर में इस बार हमारा 2 आ जाएगा। उसी तरीके से थर्ड ईयर के लिए तीसरे साल के लिए सेम टू सेम होगा, बस पावर में हमारे पास 3 आ जाएगा, तो 10,000 1 प्लस में 8 डिवाइड बाई 100 पावर में 3 कर दो, यानी कि ये बन गया आपका 10,000, और फिर आपके पास 108 डिवाइड बाई 100 एंड पावर में 3 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो एपी बन रहा है वो हर बार एक अलग एपी बनते जा रहा है, यानी कि आप देखोगे यहाँ पर कि 10,000 था सर जी, जैसे कि मैंने तुमको कॉन्सेप्ट यहाँ पर पहले ही समझा दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी एपी नहीं होता है। तो ये 10,000 था, हमारे पास 108 डिवाइड बाई 100 पहला बन गया, पहला नंबर इतना आ गया। फिर दूसरा हमारे पास 10,000, और फिर ब्रैकेट में हमारे पास 108 डिवाइड बाई 100 पावर में हमारे पास 2 आ गया। आप चाहो तो इसको कट करके भी लिख सकते हो शॉर्टकट में, यानी कि दोनों नंबर को आपस में सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा रिड्यूस करके फिर 10,000 हो जाएगा, और फिर पावर में हमारे पास बस 3 हो जाएगा सेम टू सेम नंबर के साथ। तो हर बार जब तुम डिफरेंस निकालोगे तो वो क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी तुम लोग सेम स्टेटमेंट लिख सकते हो कि भैया हमारा जो अगला नंबर आ रहा है वो पिछले नंबर से सेम नंबर ऐड करने पे नहीं आ रहा, जैसे पहला स्टेटमेंट तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में दिया वैसे वाला ही करके। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में कि सर जी यहाँ मेरा D1 जो है वो इक्वल नहीं होगा D2 का, इसलिए इट इज़ नॉट एन एपी। बाकी अगर तुम चाहते हो कि सर इसको डिटेल में कैसे मैं सॉल्व करूँ, अगर तुम देखो टाइम अगर नहीं है तो फालतू है, वो सब करना भी नहीं है, तुम इतना ही लिख करके इसे लिख दोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन तुम जानना चाहते हो, जिज्ञासु हो कि नहीं मेरे को सर इसको डिटेल में जानना है कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है हर बार, इसमें को माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, तो वो चीज़ देखने के लिए ना तो मैंने इसका एक और वीडियो बनाया था बहुत पहले, आज से 1 साल पहले, जब बच्चों को बुक जब नए रिलीज़ हुआ था तो भी उस टाइम भी मैंने इसका वीडियो बना रखा है। तो वहाँ पर मैंने इसको डिटेल में सॉल्व भी कराया हुआ था कि इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, सॉल्व करोगे इतना आएगा, तो वो वीडियो भी तुम देख सकते हो। तुमको और चीज़ें समझ में आएंगी क्लियरली कि हम लोग जब D1 D2 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर कम ही निकल कर क्या रहा है। बाकी अगर तुमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा तो तुमको ये समझ में आ ही गया होगा कि सर जी हमारे पास जब कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो वो एक एपी के फॉर्म में कभी नहीं हो सकता, सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो ये 4th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो पूरा कंप्लीट हो गया, जहाँ पर आपको पहचानने के लिए दिया था एपी को, और यही थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा ईजी लगते हैं। तो देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, यानी कि हमारे पास एक एपी बनाना है जिसके शुरू के 4 टर्म्स लिखने हैं, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज बिलो, है ना, फॉलो। यानी कि यहाँ पर आपको पहला जो दिया हुआ है यहाँ पर ए का वैल्यू दिया है और डी का वैल्यू दिया है। ए मतलब कि A1 जो पहला नंबर होता है वो होता है, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। तो हमको बताना है कि इसका जो एपी बनेगा वो कैसा बनेगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर तुमने इंट्रोडक्शन देखा होगा तुम इसको चुटकी में बना लोगे, अगर नहीं देखे तो आज मैं कॉपी में समझा देता हूँ, और देखे तो भी आज कॉपी में समझा देता हूँ।
तो देखो ये हमें दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है डी, हमने लिख लिया इसे। सबसे पहले अपने को शुरू के 4 टर्म्स बताने हैं। तो पहला टर्म तो देखो अपने को दे ही दिया है 10 वाला। इसके बाद क्या, यानी कि अपने को 3 और निकालने हैं। तो भैया मैंने तुम लोग को क्या बताया है कि डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। इसका एक और मतलब, इसको नॉर्मल इस तरीके से भी समझ सकते हो कि 10 के बाद जो अगला नंबर आ रहा होगा, जैसे कि मान लो इसको मैं ए को ही A1 मान लेता हूँ, अगला वाला A2 मान लेता हूँ, उसके बाद वाला A3 मान लेता हूँ और उसके बाद वाला को A4 मान लेता हूँ। डॉट 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 कर देते हैं क्योंकि AP हमारा चलते रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास, या फिर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, आप लोग कर दो तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या करना है कि जो A है इसका वैल्यू अपने को दिया हुआ है 10, यहाँ पर 10 दिया हुआ है। अगला नंबर और इसके बीच में 10 का डिफरेंस है, क्योंकि D का दिया हुआ है ना वैल्यू 10, इसका मतलब कि यहाँ पर जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, वो 20 होगा, क्योंकि 20 में से ही 10 माइनस करने पे 10 आता है। फिर उसके बाद वाला नंबर 30 होगा, क्योंकि उसमें से ही 10 माइनस करने पे हमारा 20 आता है। यानी हर जगह पे बीच में जो है 10 का डिफरेंस होना चाहिए। अब इसको निकालते कैसे हैं सर जी? आप लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते एग्जाम में, तो एग्जाम में कैसे लिखोगे कि भैया हमको A1 जो है वो 10 दिया हुआ है, अपने को निकालना है A2, तो उसके लिए सिंपल करना है आपको A1 प्लस में D, या फिर A प्लस में D भी कर सकते हो, या A लिख करके नॉर्मली A प्लस में D कर सकते हो। और फिर जो अगला टर्म होता है जिसको मान लो A3 अगर बोलूँ मैं, तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस में 2D, ठीक है। फिर हमारे पास A4 अगर अपने को निकालना है तो A प्लस में 3D। ये वाला मैंने सीक्वेंस आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था कि कोई भी AP जो होता है वो इसी फॉर्म में होता है, पहले A आता है, फिर A प्लस D आता है, फिर A प्लस 2D आता है, फिर A प्लस 3D आता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पर A प्लस D यानी कि 10 प्लस में हमारे पास 10 हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा अगला नंबर। उसी तरीके से देखो यहाँ पर 10 प्लस में 2D करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई 10 से कर दो, तो ये 2 10 20 हो जाएगा, और उसमें 10 ऐड कर देंगे तो 30 आ जाएगा। फिर A प्लस 3D है, तो यहाँ पर फिर से 10 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, तो 10 3 जा 30 और प्लस में 10 हो जाएगा 40। यानी कि जो हमारी सीरीज़ है, फर्स्ट 4 टर्म्स जो हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स आर कौन कौन से हो गए, तो वो हो गया हमारे पास, पहला 10 हो गया, दूसरा 20 हो गया, तीसरा 30 हो गया, चौथा 40 हो गया। बस 4 टर्म तक ही निकालने थे। तो इस तरीके से आपके चारों टर्म निकल जाएंगे किसी भी क्वेश्चन में। बस ये सीक्वेंस याद रखना है। पहला वाला के लिए बस पहला जो रहेगा वो A रहेगा, A प्लस D हो जाएगा सेकेंड, थर्ड वाला A प्लस 2D, फोर्थ वाला A प्लस 3D, ऐसे ही चलते जाता है हमारा नियम। तो अगला जो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर A की वैल्यू -2 दी हुई है और D की वैल्यू 0 दी गई है। यानी इस बार जो कॉमन डिफरेंस है वो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब कि जो अगला नंबर है और जो पहला नंबर है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सेम नंबर होंगे, क्योंकि अगर अलग अलग नंबर रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस निकलेगा ही ना, लेकिन सेम नंबर रहेंगे तभी डिफरेंस नहीं निकलेगा। इसका मतलब कि जो मेरा सीरीज बनेगा उसमें हर जगह -2 ही आएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। अगर मेरे पास पहला वाला नंबर दिया हुआ है -2, मेरे को अगर सेकेंड नंबर निकालना तो मैं क्या करता हूँ भैया, A प्लस D करता हूँ, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया। तो A हमारे पास कितना है, -2 है, उसमें D प्लस कर दो यानी 0 प्लस कर दो, तो -2 ही आ जाएगा सेकंड वाला भी। उसी तरीके से A3 निकालने के लिए A प्लस में 2D कर दो, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 2 चलो लिख देता हूँ, पहले मैंने गलती से 0 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मल्टीप्लाई 0 लिखो, 0 मल्टीप्लाई 2 लिखो, बतिया एक ही है। 2D मतलब कि हमने 2 का 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये -2 बच जाएगा, तो -2 का -2 उतर जाएगा। सेम टू सेम A4 के लिए A प्लस में 3D लिख करके यहाँ पर -2 और प्लस में हमारे पास 3D है, तो 3 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो 3 0 जा 0 और ये -2 उतर जाएगा। यानी कि यहाँ भी जो हमारी सीरीज़ बन गई, फर्स्ट वाले जो हमारे पास 4 टर्म्स हमको यहाँ से मिल गया, वो कौन कौन से मिल गया सर जी, तो वो हमें मिल गया हमारे पास -2, फिर से -2, फिर से -2 और फिर से -2, और यही हो जाएगा आपका सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर। थर्ड वाले में हमें A का वैल्यू 4 दिया हुआ है और D का वैल्यू नेगेटिव में 3 दिया है, यानी -3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करने का, सिंपल A का वैल्यू 4 लिख दो, पहला टर्म हमारा 4 ही होगा। सेकेंड वाला टर्म के लिए हम लोग जानते हैं A प्लस में D होता है, यानी कि यहाँ पर 4 प्लस में -3 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 4 में से 3 माइनस होकर के 1 आ जाएगा। सिंपल, क्योंकि बड़े नंबर प्लस वाली से नहीं तो प्लस वाला बनाएगा, भले माइनस हो रहा है। उसके बाद 3 निकालना है, तो यहाँ पर A प्लस में 2D हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 4 प्लस में 2 मल्टीप्लाई -3, तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा -6, तो 4 - 6 यानी कि हमारा 2 तो आएगा, 6 में से 4 माइनस होकर, लेकिन सर बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो यहाँ पर -2 आएगा। देन हमारे पास A4 निकालने के लिए A प्लस में 3D कर दो, तो ये हो जाएगा 4 प्लस में 3 मल्टीप्लाई -3, तो ये हो गया 4 माइनस में 9, क्योंकि 3 3 से 9 होगा, प्लस माइनस माइनस का 9 होगा, तो ये आपका -5 बन जाएगा। इट मीन्स जो हमारे पास सीरीज़ बना वो कौन सा बना, तो पहला वाला 4 है, दूसरा वाला 1 है, फिर हमारा -2 है, फिर हमारा -5 है। तो यही हमारे फर्स्ट के 4 टर्म्स होंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए।
ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन जहाँ पर -1 है और d की वैल्यू 1/2 है। घबराना बिल्कुल नहीं है, माइनस और फ्रैक्शन दे करके बहुत आसानी से बनेगा। सबसे पहले पहला वाला जो टर्म है वो हमारा -1 दिया हुआ है। सेकेंड वाला टर्म हमको निकालने के लिए a + d करना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे -1 और प्लस में 1/2। सॉल्व करेंगे, मैं सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ। सिंपल इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। हमें यहाँ पर माइनस की साइन है तो माइनस का 2 हो जाएगा। फिर प्लस का 1 है तो प्लस के 1 को उतार दो और नीचे में जो 2 है उसको उतार दो। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग जो भी हवा में लटक रहा है ना उसका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बाकी आप लोग अगर नीचे में 1 वाला रूल निकालोगे कि सर नीचे में 1 छुपा रहता है तो 2 और 1 का एलसीएम भी ले सकते हो, सेम टू सेम वही चीज़ आएगा। तो बस ये शॉर्टकट है कि इसका ऐसे मल्टीप्लाई करको, ऊपर में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस जो है वो कर दो। तो यहाँ से ये बन जाएगा -1/2। ये हमारा सेकंड टर्म निकल गया। थर्ड वाला टर्म निकालने के लिए फिर से वही a प्लस में 2d करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास -1 हो गया, प्लस में 2 × 1/2 होगा। तो यहाँ पर देखो हमारा 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या -1 और प्लस में ये 1 बच गया। तो ये हो जाएगा माइनस और प्लस आपस में कैंसिल, यानी कि -1 + 1 = हमारा हो जाएगा 0। यानी कि जो थर्ड वाला टर्म है भैया वो 0 है। फोर्थ वाला टर्म भी निकालना ही है तो a प्लस में 3d करके निकालेंगे अपन। तो ये हो जाएगा -1 प्लस में 3 × 1/2। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से -1 का -1 रहेगा, ये तो कट हो नहीं रहा है तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और नीचे में 2 आ जाएगा। तो जो काम यहाँ पर किए थे ना ये वाला सेम वही काम करो। 2 1 जा 2 कर दो, माइनस का 2 हो गया, प्लस का 3 पहले से है, डिवाइड बाई में 2 आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 और बड़े नंबर प्लस वाली साइन है तो प्लस की साइन डिवाइड बाई 2। यानी कि जो हमारा फर्स्ट 4 टर्म हुआ, पहला वाला तो -1 दिया हुआ था, दूसरा वाला हमने निकाला -1/2, तीसरा वाला हमने 0 निकाला और चौथा वाला हमने 1/2 निकाला। हर बार जो है ना आधा आधा नंबर ये बढ़ते जा रहा है। देखो यहाँ पर d का वैल्यू इसीलिए 1/2 दिया था। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। एक लास्ट बचा हुआ है डेसिमल में, चलो उसे बनाते हैं। ये रहा लास्ट क्वेश्चन जहाँ पर माइनस में 1.25 एंड माइनस का 0.25 दिया हुआ है। सबसे पहले a1 का वैल्यू अपने को दे दिया है 1.25। हम लोग निकालेंगे सेकेंड वाला वैल्यू जहाँ पर हम लोग को a1 प्लस में d करना है या a + d जो कह लो। तो ये जगह आपका -1.25 और उसमें ऐड कर देंगे हम लोग माइनस का 0.25। तो यहाँ पर देखो ये भी माइनस में है और ये भी ब्रैकेट खोलने के बाद प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। इट मीन्स माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर दो तो 25 और 25 मिल करके 50 है ना। 25 25 50 बनाता है और 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि 1.50 आएगा। लेकिन साइन माइनस की लगेगी, क्यों? क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन है। सिंपल सा फंडा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जब भी ब्रैकेट खोलो या फिर कुछ मल्टीप्लाई जब करते हैं तो उस टाइम हम लोग बड़ा छोटा नंबर नहीं देखते हैं, नॉर्मली रूल फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम लोग प्लस या माइनस करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग बड़ा नंबर को देखते हैं। ओके चलो ये 3 निकाल लिया जाए तो a प्लस में हमारा 2d हो जाएगा बबुआ। तो यहाँ से हमारे पास माइनस में 1.25 आ गया, प्लस में 2 × माइनस का 0.25 हो जाएगा। तो ये बन गया आपका यहाँ से माइनस का 1.25 और ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 का टेबल 25 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा 50 आता है, 25 टू जा। तो ये हमारे पास 0.50 आ जाएगा इस बार, ठीक है, ब्रैकेट हट करके। अब हमारे पास यहाँ पे 25 है, 25 में 50 को ऐड करना है तो 75 आ जाएगा। तो माइनस का 1.75 लिख दो। लास्ट में निकालना है a4। तो ये हो गया आपका यहाँ से a प्लस में 3d, इट मीन्स माइनस में 1.25 और प्लस में 3 का मल्टीप्लाई 0 यानी माइनस की साइन के साथ 0.25 जो दिया है उसे करना है। तो यह आ गया आपका माइनस का 1.25, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस। और हमारे पास जब 3 का टेबल यानी 25 टाइम पढ़ते हैं तो 25 3 75 होता है तो 0.75 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे देखो 25 और 75 100 हो जाएगा, यानी 0 0 हो जाएगा, डेसिमल के बाद 0 0 है ना। और जो 100 का 1 है वो इधर कैरी होकर के इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर जहाँ पे भी लगा लो तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो 2 पॉइंट में 0 भी लिख सकते हो, माइनस की साइन तो लगेगी, या फिर डायरेक्ट इसको 2 भी लिख सकते हो माइनस वाला। यानी कि हमारे पास जो नंबर निकल करके आ रहा है, जो सीरीज निकल करके आ रहा है वो आ रहा है पहला वाला माइनस में 1.25 जो दिया था, दूसरा वाला हमने निकाला माइनस का 1.50, तीसरा वाला माइनस का 1.75 और चौथा वाला हमारा माइनस का 2 है, 2.0 लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इस तरीके से आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालने थे। आई होप सेकंड क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो से पढ़ने में मजा आ रहा है बेटा तो फटाफट लाइक भी करना, अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है तो कमेंट करके बताना। साथ ही साथ टेलीग्राम से आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। चलो जो अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला उसे बनाया जाए। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए और ज़्यादा आसान कर दिया गया है, चीज़ों को एकदम मस्त नॉर्मल करते जा रहा है सारा का सारा क्वेश्चन। थर्ड में बोल रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपी, ये जो दिए हुए हैं सभी एपी हैं, पहले से बता दिया है, चेक वे कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको ये सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालिए। फर्स्ट टर्म तुम लोग को देखो सब में दिख ही रहा है, कुछ करना ही नहीं है। एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के लिए किसी में से भी किसी को माइनस कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इसी में से इसको माइनस करो। अगर तुमको लग रहा है कि माइनस वाले में माइनस करने में टाइम वेस्ट होगा तो भैया प्लस वाले से माइनस करो, यानी इसमें से इसको माइनस करो, बस अगल बगल के नंबर को माइनस करना है और बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना, बस इतना ही ध्यान रखना। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ रहा है? चलो मैं कॉपी बना के बताता हूँ।
तो देखो ये अपने को एपी दिया हुआ है पहले नंबर पे। सबसे पहले अपन लिखेंगे फर्स्ट टर्म, या फिर ए लिख देता हूँ मैं शॉर्टकट में, फिर ए नहीं लिखता हूँ, फर्स्ट टर्म लिख देता हूँ। आप लोग चाहो तो ऐसे एग्जाम में बना सकते हो कि भैया फर्स्ट टर्म जो है उसको अपन ए बोलते हैं, तो आप लोग इस तरीके से फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में ए करके भी लिख सकते हो। मैं डायरेक्ट फर्स्ट टर्म लिख देता हूँ। फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है, साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद अपने को बोल रहा था इसमें कॉमन डिफरेंस बताने के लिए, जिसको मैं सी और डी लिखता हूँ, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए आप इसमें से इसको कर सकते हो माइनस, इसमें से इसको माइनस कर सकते हो, या इसमें से इसको माइनस कर सकते हो। किसी में से भी किसी को करोगे ना तुम्हारा सेम ही आंसर निकल करके आएगा। तो मैं सिंपल भैया पॉजिटिव वालों को माइनस कर रहा हूँ। 1 में से माइनस कर दे रहा हूँ 3 को। मेरे को कोई भी साइन वाइन का टेंशन नहीं लेना है। 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 आएगा, और बड़े नंबर में माइनस है तो माइनस साइन लग जाएगी। तो इस तरीके से मैं इजीली इसको बना सकता हूँ। सेकंड वाला भी देखो बहुत आसानी से बन जाएगा। -5 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है, डॉट 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 हो गया। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, अरे यार फिर मैं ए लिख रहा हूँ, मेरी आदत बहुत गंदी हो गई। चलो मैं ए ही लिख देता हूँ ना, कोई बात नहीं, तुम लोग तो समझ में ही क्या है, लेकिन एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते ना। ए लिख रहे हो तो बताना पड़ेगा कि ए का मतलब क्या है। तो ये हमारे पास ए का मतलब भैया -5 है जो कि फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस को मैं डी लिख देता हूँ। अब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा ना, तो -1 लिखूंगा, फिर माइनस से लगा करके -5 लिखूंगा, टाइम वेस्ट होगा। शॉर्टकट में मैं 7 में से माइनस कर देता हूँ 3 को, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4। तुम इसमें से इसको माइनस करके देखो, तुम्हारा आंसर 4 ही आएगा, एकदम 100% गारंटी, और पॉजिटिव वाला ही 4 आएगा। तुम लोग चेक कर सकते हो। ये सेकंड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला भी चेसी बनाने वाले हैं अपन। यहाँ पर हो जाएगा 1/3, दूसरा है 5/3। ये तो और आसान है, बस फ्रैक्शन दिखा रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम टू सेम है, तो टेंशन नहीं लेने का, आराम से बन जाएगा। फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू 1/3 तुमको दिख ही रही है। कॉमन डिफरेंस के लिए मैं 5/3 में से माइनस कर दूंगा ये 1/3 को, इसमें से इसको माइनस, तो नीचे तो 3 उतर जाएगा। ये नहीं कि 3 में से 3 माइनस कर दिए, भैया वो लोग क्लास 6 वाले बच्चे भी से गलती करते हैं। तुम लोग 10 में पहुंच गए हो, सबर थोड़ा सा शर्म कर लेना। 3 में से 3 माइनस करने से पहले बेटा, नहीं तो उड़ा दूंगा मैं, ऐसे माइनस किए तो कोई ऊपर वाला माइनस होगा, तो 5 में से 1 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पर 4/3 हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है, डेसिमल वाला दिया है, कोनो दिक्कत नहीं है। 0.6 दिया हुआ है, 1.7 दिया हुआ है, 2.8 दिया हुआ है और 3.9 दिया हुआ है, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर हमारे पास पहला जो टर्म है वो 0.6 है, और जो कॉमन डिफरेंस है किसमें से किसको माइनस करूँ, इसमें से इसको करूँ, 7 में से 6 माइनस कर दूँ, खेल खत्म कर दूँ, या यहाँ से यहाँ कर दूँ। चलो हर बार इसमें से इसको भी कर चुका हूँ, इसमें से इसको भी कर चुका हूँ, बीच वालों को नहीं किया हूँ ना, उन्हीं लोगों को कर देता हूँ। 2.8 में से 1.7 को माइनस कर देता हूँ। 8 में से 7 माइनस होगा तो 1, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1, यानी 1.1 आ जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। और सब में सेम ही आता है, इसमें से इसको करता है, मैं इसमें से इसको करता है तो भी उतना ही आता है। तो बस मेरी मर्जी, मैं किसी से भी किसी को कर सकता हूँ, ये हमारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है भैया, तुम लोग भी कर सकते हो। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्यारा सा क्वेश्चन ये भी है, जिसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन एपी है पता करना है। जैसे पहले वाले पता किए थे वैसे यहाँ पर भी करेंगे। कैसे पता करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल कर करेंगे। पिछले बार तो हम लोग के पास वर्ड प्रॉब्लम था, तो हम लोग थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट लगा करके समझ जा रहे थे कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट है तो वहाँ पर नहीं होगा, है ना। फिर मैं सिलेंडर वाले तुम लोग को समझाया था कि 100% से 75% आएगा, तो वहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। लेकिन यहाँ पर अपने को जो नॉर्मल मेथड है हमारा, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना, वही निकाल करके चेक करना पड़ेगा। अगर हमने से बोल रहे कि अगर दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बना रहे हैं, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो आपको कॉमन डिफरेंस डी भी लिखना है उनका, तो भैया वो तो डी तो निकलने पड़ेगा, अपने को लिखने पड़ेगा, ताकि हम लोग को पता चल सके कि एपी है कि नहीं है। तो जब एपी के लिए हम लोग डी निकालेंगे तो वही डी लिख देंगे, और जब पता चल जाएगा कि एपी है तो उसके बाद फिर 3 और टर्म्स लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया था काम। चलो सॉल्व करते हैं फटाफट इसे भी। तो देखो पहला वाले में दिया है 2, 4, 8 और 16। मुझे देख के ही समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पर एपी नहीं बनेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सभी में सेम नहीं है। जैसे कि अगर आप इसको निकालना चाहें तो मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला वाला डिफरेंस D1 बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 में से माइनस होगा 2, तो आ जाएगा मेरा 2। अगर मैं D2 निकालूँ, यानी इसमें से इसको माइनस करूँ, सेकेंड वाला कॉमन डिफरेंस निकालूँ, तो D2 के लिए मेरे पास 8 में से होगा 4 माइनस, तो आ जाएगा यहाँ पर 4। और मैं जब D3 निकाल रहा हूँ, यानी कि तीसरा वाला कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूँ, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 16 - 8 इक्वल टू हमारा 8 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग CD लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, है ना, इसलिए इट इज़ नॉट एन एपी। बस इतना ही करना है और कुछ करना ही नहीं। कितना आसान काम था। ऐसे भी लिख सकते हो, और तुम्हारे बुक में जो दिया हुआ है वैसे भी लिख सकते हो। बुक में कैसे दिया हुआ है वो भी समझा देता हूँ। बुक में यही जो कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी लिख रहे हैं ना, उसको उसने ए, फिर नीचे में k+1 और माइनस में a k करके दिया हुआ है। तो इसका मतलब मैंने तुमको इंट्रोडक्शन में समझाया था कि नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में ये जो है ये कॉमन डिफरेंस डी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो बुक में क्या कर रहा है, वहाँ पे लिख रहा है कि हम लोग a2 में से माइनस कर रहे हैं a1 को, तो जब माइनस करेंगे तो 4 - 2 होगा, यानी कि 2 आएगा। फिर
फिर हम लोग A3 में से A2 को माइनस कर रहे हैं, तो भैया इसको माइनस करने से निकलता है क्या है, D1 यानी D का ही तो वैल्यू निकलता है, बस हमने D का नाम रख दिया है। सभी D का जो वैल्यू भैया सेम आना चाहिए क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा 8 - 4 = 4। तो ये बुक वाला मेथड है, ये बुक में आपको दिया हुआ, आप ऐसे भी कर सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से ऐसे करो D1 D2 D3 तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे को तो यही सिंपल भी लगता है बच्चों के लिए। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस है ही नहीं सेम, इसीलिए हमारा AP नहीं हुआ। सेकंड वाले पार्ट में कितना दिया हुआ भैया, सेकंड में दिया हुआ है 2, 5/2, 3 एंड 7/2, फिर ऐसे कॉमा करके डॉट 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 कर दिया गया है। तो यहाँ भी तो वही काम करना पड़ेगा अपने को, पहला डिफरेंस निकालेंगे इसको इसमें से माइनस करके, तो 5/2 में से माइनस करेंगे 2 को, तो ये हो जाएगा 2 2 = 4, तो 5 माइनस में 4 होगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो और माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लगा दो, नीचे में ये जो 2 है इसको उतार दो, तो ये आपका बन गया 1/2। अब निकालते हैं अपन D2 के लिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 3 में से माइनस करेंगे 5/2 को, तो फिर वही होगा 3 2 = 6 हो जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस साइन उतर के ये 5 उतर जाएगी, डिवाइड बाई में 2 उतर जाएगा, 6 में से 5 माइनस होगा तो 1/2 यहाँ भी आ गया। तो चलो ये लग रहा है AP है। फिर हमारे पास तीसरा वाला अगर डिफरेंस निकालते हैं तो 7/2 में से ये वाले में से लास्ट वाले में से इस 3 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ 2 3 = 6 होगा, तो 7 फिर माइनस की साइन फिर 6 लिखो, डिवाइड में 2 लिखो, तो यहाँ भी 1/2 आ गया। तो यहाँ पर लिखो तुम लोग कि CD यानी कि कॉमन डिफरेंस है ना, इज़ सेम या फिर आर सेम है ना, जो लिखना चाहो, इज़ सेम एवरी टाइम, इज़ सेम एवरी क्या लिख रहा हूँ, थक गया हूँ क्या, थक भी जाऊँगा तो भी वीडियो तो कंप्लीट करना ही है बेटा, नहीं थकना है आज है ना। हर टाइम जो है कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम है, इसलिए इट इज़ एन AP। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ बबुआ लोग, अभी अपने को 3 डिफरेंसेस 3 और टर्म निकालने हैं। तो इसको अगर ऐसे लिखोगे 3 more टर्म्स, हमको 3 और ज़्यादा टर्म्स जो निकालने हैं वो कौन कौन से होंगे, तो तुम लोग को मेथड पता ही है। अब देखो यहाँ पर मेथड जब पता है तो हम लोग क्या पता है कि ये A होता है, फिर A + D होता है, फिर A + 2D होता है, फिर A + 3D होता है। मैं इसका एक अल्टरनेटिव तरीका भी तुम लोग को बताता हूँ। अल्टरनेटिव तरीका क्या है भैया, कि अल्टरनेटिव तरीका है, हमको 4 टर्म तक निकल गया है ना, तुम क्या करो अगला वाला जब तुमको A5 निकालना है, जिसको अपन A5 लिख सकते हैं है ना, ये पहला वाला A1 है, A2 है, A3 A4 है, अगले वाले को A5 निकालने के लिए तुम यहाँ पर 2 तरीके कर सकते हो, या तो तुम करो इसको A+ में 4D ऐसे, या फिर इसका और एक अल्टरनेट तरीका और आसान तरीका जो मैंने तुमको इंट्रोडक्शन में बताया था कि दोनों सेम ही चीज़ें होते हैं, तुम क्या करो पिछले वाले में बस D को ऐड कर दो। कभी भी जो भी हमारा AP रहता है ना, बस जो भी लास्ट में आया है उसके बगल में तुम D लगा दो, प्लस कर दो, तो तुम्हारा अगला वाला नंबर निकल करके आ जाता है। जैसे कि थर्ड वाले में अगर 3 में तुम D को ऐड कर दोगे जो 1/2 था, तो तुम्हारा 7/2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो वैसे इसके बाद वाले को निकालने के लिए इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसका यूज़ कर रहा हूँ, ईजी वाले का। तो A4 मेरे पास कितना है 7/2 है, उसमें ऐड कितना करना है D ऐड करना है जो कि 1/2 है, तो नीचे का 2 एज इट इज उतर जाएगा, 2 2 4 मत कर देना, ऊपर में उड़ा दूंगा नहीं तो, और 7 + 1 हो जाएगा 8, तो 8/2 जिसको अपन 2 को टेबल से कट करेंगे तो 4 टाइम पे कट आ जाएगा, यानी कि अगला वाला जो नंबर है मेरा वो 4 होगा। उसी तरीके से A6 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, A5 में ही D को प्लस कर दूंगा, शॉर्टकट तरीका, मैं कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा शॉर्टकट भी समझाऊंगा ताकि तुमको दोनों तरीके पता रहे। तो A5 कितना निकला है 4 निकला है, D कितना है 1/2 है, तो यहाँ से आपका है ना, अच्छा यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, इट इज़ एन AP विथ कॉमन डिफरेंस 1/2 है ना, जो हमारा D का वैल्यू भैया 1/2, ये भी हमसे क्वेश्चन बोला था ना कि D का वैल्यू बताइए, तो हम लोग निकाल के तो दिखा रहे हैं, लेकिन उसको अलग से भी लास्ट में बताना जरूरी है। तो ये जाएगा 2 4 जो हमारे पास 8 प्लस में 1 डिवाइड बाई में 2, तो 8 और 1 हो जाएगा 9 डिवाइड बाई में 2, ये अगला टर्म हो गया। और एक और टर्म बोला था A7 भी बोला था, तो उसके लिए अपन A6 में से D को प्लस कर देंगे, तो A6 हमारा 9/2 आया है अभी हमने देख लिया, उसमें 1/2 ऐड करेंगे तो ऊपर में हमारे पास 10 हो जाएगा और नीचे में 2 ही रहेगा, तो ये बन जाएगा हमारा 5। तो इस तरीके से आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है वो निकल करके आ जाएंगे। तो आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा, चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी। AP कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत ही आसान काम है। चलो इसका जो सेकंड पार्ट है, सॉरी थर्ड पार्ट है, उसे बनाते हैं। ये रहा थर्ड नंबर का क्वेश्चन, निगेटिव नंबर दिए हुए हैं, टेंशन नहीं लेने का, आराम से बनाने का। सबसे पहले निकालो D1, इसके लिए इसमें से माइनस कर दो, तो माइनस का 3.2 में से जब मैं माइनस करूँगा माइनस वाला 1.2, तो पहला चीज़ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का 3.2 और प्लस में हमारे पास 1.2। अब लेकिन फिर से वही चीज़ होगा कि एक नंबर माइनस में दूसरा प्लस में है, तो फिर प्लस माइनस माइनस होगा, 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, यानी डेसिमल के बाद वाला खेल खत्म। 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 आएगा, तो 2.0 भी लिख सकता हूँ मैं, लेकिन क्यों लिखूँ, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करने का, 2 लिख देता हूँ केवल। और यहाँ पर माइनस की साइन बड़े वाले में थी तो माइनस की साइन भी लग जाएगी, समझ में आ गया बबुआ लोग।
अब आ जाओ D2 में, तो वहाँ पर हमारे पास इसमें से इसको माइनस करना है, तो वही चीज़ होगा माइनस का 5.2 में से माइनस करेंगे, लेकिन लास्ट में प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्लस का 3.2। तो ये भी आपका 2 में से 2 माइनस होगा तो खेल खत्म हो जाएगा। 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 आएगा, बड़े नंबर माइनस है ना, तो माइनस की 2 आ गई। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं D3 निकाल करके, तो यहाँ पर माइनस का 7.2 में से माइनस करेंगे 5.2 को, है ना, तो हमारे पास वही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0, और 7 में से 5 माइनस हुआ तो फिर 2 आ गया, और बड़े नंबर माइनस है तो माइनस की साइन। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है CD इज़ सेम, ठीक है, CD इज सेम, बस शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इसलिए इट इज़ एन AP, ये हमारा AP होगा विथ कॉमन डिफरेंस, D मतलब कॉमन डिफरेंस -2। खेल खत्म, आधा काम हो गया, आधा क्या 70% काम हो गया। अब निकालेंगे हम लोग A5, क्योंकि A4 तक तो 4 नंबर तो दिए ही हुए थे। A5 निकालने के लिए हम लोग A4 में D को प्लस कर देते हैं, शॉर्टकट तरीका। A4 हमारे पास माइनस का 7.2 था, उसमें प्लस करेंगे हम लोग माइनस के 2 को, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस का 7.2 प्लस माइनस -2, तो ये हो जाएगा फिर वही माइनस माइनस प्लस, 7 में 2 को प्लस कर दो तो 9.2 आ जाएगा, और बड़े नंबर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन। कई बच्चे इसको भी गलत करते हैं, मैंने देखा है क्लास 10 तक पहुँच जाते हैं, लेकिन डेसिमल वाले को आपस में सॉल्व करना नहीं जानते, तो वो करते क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, थोड़ा सा हंस लो, मजा आ जाएगा तुम लोगों को समझ करके कि वो गलती कहाँ करते हैं। वो लिखते हैं माइनस का 7.2 और उसमें ऐड कर देते, फिर माइनस नहीं भी लिखते, बस जान इतना तो समझ जाते हैं कि माइनस माइनस प्लस होगा, तो 7.2 में ऐसे 2 को ऐड कर देते हैं, और ये हो जाता है 7.4, जो कि बिल्कुल भी गलत है। इसे करोगे तो बेटा उल्टा लटका के मारूंगा, क्लास 10 में पहुंच गया हो। तुम लोगों को डेसिमल, ये क्या होल नंबर है, और ये जो 7 है ये होल नंबर है, ये नंबर आपस में ऐड होते हैं, इसके बाद जो डेसिमल वाला रहता है ना वो इस 2 से ऐड होता है, समझ में आया। अगर नहीं है तो मान लो इसके थोड़े देर में कि 0 डेसिमल लगा करके 0 है, उस 0 से 2 को ऐड करोगे तो 2 ही आएगा, ये चीज़ होता है, ठीक। A6 में अपन क्या करेंगे, A5 में से D को ऐड कर देंगे, तो A5 हमने निकाला माइनस का 9.2, लास्ट में हमारा माइनस का 2 ही हो जाएगा, ये वाला स्टेप में हटा दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ये वाले स्टेप में आ जाता हूँ, तो हमारे पास 2 और 9 हो जाएगा माइनस का 11.2, और लास्ट में A7 निकालने के लिए अपने को A6 में कर देना है D को ऐड, तो हो जाएगा हमारे पास माइनस 11.2 में -2, तो ये बन गया माइनस का 13.2। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट वाले को मैंने ही पूरा सॉल्व कर दिया, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ समझाने के लिए था ही नहीं, बस मुझे नोट्स आपको देना था, इसीलिए मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। सिंपल से नंबर थे। जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, जो कि हमारा रूट वाला है, इसीलिए मैं उसको कराऊंगा। जो इजी वाला है उसमें टाइम वेस्ट क्यों करना, वीडियो लेंदी क्यों करना फालतू में, मैंने डायरेक्ट बना दिया। तुम लोग अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लेना, बाकी तो ईजिली समझ में आ जाएगा। बहुत ही बेसिक था, पिछले वाले से भी आसान क्वेश्चन था, 4th वाला, ठीक है। 5th वाले को चलो समझाता हूँ आपको। तो देखो ये रहा हमारे पास 5th नंबर क्वेश्चन, रूट वाला नंबर है, हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे किसी बच्चे को, तो उसके लिए मैं जल्दी से क्लियर कर दूँ। सबसे पहले जो काम तुमने पहले किया वही कर लो, D1 निकाल लो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 3 प्लस में हमारे पास √2 है, उसमें से हम लोग जब माइनस करेंगे हमारे पास ये जो 3 है पहला वाला नंबर उसको, तो +3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास √2 बच जाएगा, सिंपल एकदम। उसके बाद जब मैं D2 निकालूंगा इसमें से इसको माइनस करके, तो 3 प्लस में 2√2 है, उसमें से माइनस करना है मुझे इसको, तो ध्यान रखना कि ये पूरा का पूरा एक साथ है, इकट्ठा है दोनों ना, तो जब मैं माइनस का साइन लगाऊंगा तो केवल मैं 3 के लिए नहीं लगाऊंगा, वो माइनस मेरा -2 को भी माइनस बना देगा, नहीं जो +2 था उसको भी माइनस बना देगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो अगर मैं ब्रैकेट में लिखता ऐसे, ब्रैकेट में 3 प्लस में √2 और बाहर में माइनस की साइन लगाता है, यहाँ पर ऐसे प्लस करके, है ना, इसको ब्रैकेट में लिख करके माइनस लगाता है, तो जब ब्रैकेट खुलता है तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और फिर माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो दोनों माइनस होते हैं। कई बार बच्चे लोग इसको गड़बड़ कर देते हैं, शुरू वाले को माइनस करेंगे बाद वाले को नहीं करेंगे, तो गलत हो जाता है, क्योंकि दोनों साथ में दिया है। तो अब यहाँ पर भी क्या होगा सर जी, प्लस वाले 3 से पहले तो -3 कैंसिल होगा। यहाँ पर देखो ये 2√2 है और ये √2 है, इसका मतलब कि यहाँ पर एक 1 है, समझ में आ रहा है, यहाँ पर एक 1 छुपा हुआ है हमेशा, तो 2 में से 1√2 जो है माइनस होगा, तो हमारे पास वही 1√2 आएगा, जिसको अपन √2 कहते हैं शॉर्टकट में। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं 1 तुमको समझाने के लिए बता रहा था। बड़े वाले प्लस की साइन है तो प्लस वाला √2 आएगा, बेटा दोनों जगह √2 आ गया, यानी कि मुझे लग रहा है ये भी हमारा सेम निकलने वाला है। लेकिन एक बार हम लोग D3 भी निकाल लेते हैं, तो 3 प्लस में 3√2, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे ये वाला 3 माइनस में 2√2 ऐसे, तो हमारे पास फिर से वही, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 आएगा, √2 बच जाएगा, तो बस ये भी हमारा AP हो गया, है ना। हम लोग इसमें फिर लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, इसलिए इट इज़ एन AP विथ क्या, विथ कॉमन डिफरेंस √2। हमारा जो कॉमन डिफरेंस हर बार √2 आ रहा है। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो भैया कौन सा हो जाएगा नेक्स्ट 3 टर्म्स। सबसे पहले तो हम लोग A5 निकालेंगे, क्योंकि A4 तक दे दिया है। A4 समझ में आ रहा है ना किसको बोल रहा हूँ मैं, फिर से समझा देता हूँ। A1 A2 A3 A4, A5 निकालना है, तो उसके लिए अपन क्या जानते हैं कि जो भी A4 है उसमें D प्लस कर दो, ये शॉर्टकट तरीका है। A4 कितना है, तो 3 प्लस में
3√2 है, उसमें प्लस कर देंगे डी को जो कि हमने √2 निकाला था, √2 यानी कि 1√2 ना, तो यहाँ पर 3 तो 3 ही रह जाएगा, ये √2 वाले से ऐड हो जाएगा, यानी कि 3 और 1 मिलकर के हमारा 4 बना लेंगे और √2 उतर जाएगा, यानी 4√2 आ जाएगा A5 का वैल्यू। A6 हमारे के लिए क्या करना है, A5 प्लस डी करना है, तो यहाँ पर हमारा 3 प्लस में 4√2 है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे A5 का वैल्यू इतना ही है, उसमें फिर √2 को ऐड कर दो जो कि डी की वैल्यू है, तो यहाँ भी वही हो जाएगा 1 है और ये 4 है 5 हो जाएगा, तो 3 प्लस में 5√2 आ जाएगा। और हमारे पास उसी तरीके से A7 जो है वो हो जाएगा A6 प्लस में डी, और ये हमारे पास मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ 3 प्लस में 6√2 आ जाएगा। जाओ प्लस भी नहीं करने की जरूरत है, लाइन से मुझे दिखिए रहा है 3 4 5 आने वाला है। तो ये हो गया 5th क्वेश्चन कंप्लीट। देखो ये रहा हमारे पास 6th नंबर का क्वेश्चन, डेसिमल में दिया है और अलग अलग डेसिमल दिया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार समझ ही लो, क्योंकि कई बच्चे लोग डेसिमल में गड़बड़ करते हैं। सबसे पहले D1 निकालेंगे, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 0.22 में से माइनस करोगे 0.2 को, तो ध्यान रखो कि हमारे पास इसको जब माइनस करते हैं तो लिखा कैसे जाता है, इसका बेसिक तरीका क्या है लिखने का, देखो ऐसे है 0.22 है उसमें से माइनस होगा 0.2 और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके आगे हम लोग 0 लिख सकते हैं। ये जो 0.2 है ना, इसको 0.20 भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना, ये क्लास 6 का टॉपिक है। तो 2 में से 0 माइनस होगा तो 2 आएगा, फिर ये 2 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 0 आएगा, और 0 में से 0 माइनस होगा तो 0, यानी कि हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 0.02। और हमारे पास बड़ा वाला, अच्छा नहीं, ये छोटा वाला में हमारे पास निगेटिव था, तो बस हमारे पास यही हो जाएगा, है ना, यानी कि माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास बड़े वाले में पॉजिटिव है। अगर D2 निकालते हैं तो हमारे पास 0.222 में से माइनस हो जाएगा 0.22, है ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो फिर से ध्यान दो कि इसके हम लोग यहाँ पर एक 0 लिख सकता हूँ, मैं इमेजिन करते रहो, जैसे यहाँ पर किया था ना वैसे एक इमेजिन करो, फिर इमेजिन क्या करो, इसी में लिख के ही दिखा देता हूँ। ये देखो हमारे पास 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हमारे पास नीचे में 22 है ना, ये वाला 22, इसके आगे एक 0 लिख सकते हैं अपन, कभी भी कोई भी डेसिमल तो उसके आगे कितना 0 लिख सकते हो। तो 2 में से 0 माइनस होगा तो 2 आएगा, फिर 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 आएगा, फिर 2 में से 2 माइनस होगा तो एक और 0 आएगा। इस बार डेसिमल के इधर हमारे पास 2 0 हो जा रहा है, और फिर ये जो है एक तो रहेगा ही, यानी कहने का मतलब है कि इस बार हमारे पास 0.002 आ रहा है, समझ में आया बबुआ लो। और उसी तरीके से जब तुम D3 निकालोगे ना, तो ये हमारे पास 0.222 4 बार है, उसमें से माइनस होगा 0.222 3 बार वाला, तो हमारे पास 0.0002 आएगा। तो हर बार देखो अलग आ रहा है ना, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, सबकी वैल्यूज़ अलग होती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि CD लिख देता हूँ, CD इज़ नॉट सेम, CD हमारा सेम नहीं है, इसलिए इट इज़ नॉट एन AP। और ये तो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे आगे के 3 टर्म्स नहीं निकालने पड़ेंगे, मैं तो 1 नंबर का कुड़िया ला लूँ, मुझे तो मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो बस हो गया नॉट एन AP, 6 नंबर कंप्लीट। चलो 7 बनाया। 7th वाला ये बहुत ही ज़्यादा आसान था, इसलिए इसको मैंने खुद से सॉल्व कर दिया है, तुमको ज़्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं है, तुम लोग बस इंट्रोडक्शन वाला नोट्स देख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये हमारा AP दिया हुआ था, हमने देखा D1 की वैल्यू जो है -4 आ गई, D2 की वैल्यू भी -4 आ गई, D3 की वैल्यू भी -4 आ गई। इसका मतलब कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, सो ये हमारा AP होगा, AP सेम होगा हमारे पास, यानी AP होगा। तो हम लोग आगे के 3 टर्म्स निकाल देंगे, A4 प्लस D करके, तो -16 आ जाएगा, फिर माइनस का 20 आ जाएगा, माइनस का 24 आ जाएगा। जैसे तुम लोग देख ही रहे हो 4 का पहाड़ा चल रहा है, बस माइनस में चल रहा है, 4 × 4 4 × 8 4 × 12 4 × 16 4 × 20 4 × 24, अगला नंबर 4 × 7 28 हो जाता है। तो ये हो गया 7th वाला। 8th वाला माइनस वाला है और साथ साथ हमारे पास फ्रैक्शन है, तो चलो 8th वाला तुमको सॉल्व करना सिखाता हूँ। ये रहा 8th वाला क्वेश्चन, और देख के तुम लोग समझ सकते हो कि सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये भी एक AP ही होगा, लेकिन फिर भी लिख के दिखाना ही ना पड़ेगा भैया। तो D1 निकालेंगे, इसमें से -1/2 में से माइनस कर देंगे इस वाले -1/2 को, तो हमारे पास माइनस का 1/2 तो रहेगा ही, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1/2, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस प्लस इक्वल टू 0। सेम टू सेम D2 के साथ भी होगा, एकदम सेम चीज़ है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, और D3 भी हमारा 0 हो जाएगा। तुम लोग देखो एग्जाम में जब बनाओगे तो लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पर शॉर्टकट क्यों मार दे रहा हूँ, क्योंकि सेम चीज़ को मैं क्या बार बार उतारूँ बच्चों की तरह। तो हमारा यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, वो सेम हो रहा है, इज़ सेम, है ना, इसलिए इट इज़ एन AP। ये जो होगा हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, जिसका जो हमारा डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जिसको D बोलते हैं, वो हमारे हर बार कितना आ रहा है, वो 0 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 0 है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स वो भी क्या होंगे, सेम टू सेम ही होंगे ना, क्योंकि सभी सेम टू सेम है, तो नेक्स्ट 3 टर्म भी सेम होंगे। फिर भी तुम लिख के दिखा दो ना भैया। A4 है ना, A5 अपने को निकालना है, तो उसके लिए अपन A4 में D को प्लस कर देंगे। A4 हमारा माइनस का 1/2 है, उसमें 0 प्लस कर दो, तो माइनस का 1/2 ही आ जाएगा। उसी तरीके से A6 के लिए A5 प्लस में D कर दो, तो यहाँ भी हमारा A5 -1/2 है, उसमें 0 ऐड करोगे, है ना, तो हमारे पास माइनस का 1/2 ही आएगा, यानी सेम टू सेम आएगा। A7 भी जो है वो भी माइनस का 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी खेल खत्म हो जाएगा।
9th वाला क्वेश्चन तो बच्चों का खेल था, सिंपल से नंबर दिए हुए थे, हमने देखा कि भैया D1 D2 D3 सब अलग अलग आ जा रहा है, तो ये हमारे AP नहीं होगा, खेल खत्म हो गया इस क्वेश्चन का। तो 10th वाला में ABCD आ गया है मैथ के अंदर, तो चलो इसको बनाइए लेते हैं, क्योंकि बच्चे लोग मैथ में जब ABCD आता है तो बहुत डरते हैं, लेकिन अभी नहीं डरने का जरूरत है। सबसे पहले D1 निकाल लो, 2A में से माइनस कर दो A को, तो यहाँ से आपका A निकल कर क्या आ जाएगा, A का मतलब 1A होता है ना, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो 1A आ जाएगा। D2 निकालो, 3 में से 2 को माइनस करके, यानी 3A में से 2A को माइनस करोगे तो ये भी 1A आ जाएगा, जिसको अपन A लिख देते हैं। और D3 निकालोगे तो 4A में से हमारा माइनस हो जाएगा 3A, इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये भी 1A आ जाएगा। कहने का मतलब है कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, वो सेम है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो इसलिए इट इज़ एन AP, ये हमारा AP हो जाएगा। विथ हमारा जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू A है। देखो जो कॉमन डिफरेंस है उसका वैल्यू A है। अब हम लोग को निकालना है A5, तो A5 के लिए हम लोग A4 में प्लस कर देंगे D को, तो A4 हमारे पास कितना था, 4A था, उसमें D को प्लस करेंगे जो कि A है हमारे पास, तो ये हमारा 5A आ जाएगा। फिर A6 जो है हमारा वो हो जाएगा A5 में D प्लस होकर के, तो A5 हमारा 5A आया है, उसमें हम लोग D को प्लस कर देंगे जिसकी वैल्यू A है, तो ये हमारा 6A हो जाएगा। और उसी तरीके से A जो 7 है ना वो 7A हो जाएगा। मैं शॉर्टकट मार देता हूँ बेटा, तुम लोग मत मारना एग्जाम में, तो गड़बड़ हो जाएगा। ये हो गया 10th वाला भी सॉल्व। ये रहा हमारा 11th नंबर का। देख करके तो लग रहा है कि AP है, क्योंकि स्क्वायर होते जा रहा है, फिर क्यूब हुआ है, फिर 4 पावर में आ गया, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है ना। AP के हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखो अगर D1 निकालता हूँ मैं, तो मेरा A स्क्वायर में से माइनस होगा A, और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ सिंपल फॉर्म में तो यहाँ और यहाँ दोनों में से A को कॉमन ले लूँगा और A माइनस 1 लिख दूँगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो A का ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो A स्क्वायर आ जाएगा, A का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस A आ जाएगा, तो हम लोग इसको कॉमन लेकर के इस तरीके से फैक्टराइज करके कह सकते हो, लिख दिया है। अगर मैं D2 निकालता हूँ तो वहाँ पर मेरे लिए A का क्यूब में से माइनस करना पड़ेगा A के स्क्वायर को, तो इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में से मैं A का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, छोटा वाला को। हमारे पास यहाँ से A बच जाएगा, क्योंकि A का स्क्वायर का A से मल्टीप्लाई होता है तभी A का क्यूब आता है, और माइनस साइन के साथ 1 लिख देंगे, क्योंकि A स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई होता है तब है ना, A स्क्वायर का 1 से होता है तो A स्क्वायर आ जाता है। तो अब देखो यहीं पर समझ में आ गया बेटा कि अलग लगा रहा है, ये और ये सेम तो है ही नहीं, दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ A है यहाँ पे A स्क्वायर है, तो बस कॉमन डिफरेंस अलग हो गया। फिर भी हम लोग D3 निकाल के ही बताइए देंगे कि देख लो भैया, हम लोग A के पावर में 4 में से जब A के पावर में 3 को माइनस करते हैं तो A के पावर 3 कॉमन ले लिया जाता है, तो अंदर में A माइनस 1 बचेगा। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, अलग अलग आ जा रहा है, इसलिए इट इज़ नॉट एन AP। खत्म क्वेश्चन का ये वाला खेल। तो ये रहा हमारा 12th वाला क्वेश्चन। देख के तो नहीं लग रहा है कि AP होगा, लेकिन सॉल्व करके पता चलेगा कि है कि नहीं, क्योंकि √8 है, √18 है, √32 है, हो भी सकता है भाई जब हम इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर अगर मैं D1 निकालूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, √A में से माइनस करना पड़ेगा √2 को। अब तुम बोलोगे सर ये तो माइनस होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे √8 और यहाँ पे √2 है, लेकिन बेटा √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो √8 बनता कैसे है, 2 × 2 होकर के रूट बनता है ना, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी 8 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन मिल जा रहा है, 2 को कॉमन ले लो और ये जो 2 है वो अंदर ही रह जाएगा, तो √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√2, और ये माइनस में √2 तो पहले से है, तो देखो 2√2 में से ये 1√2 माइनस हो जाएगा, तो आएगा कितना, 1√2 आ जाएगा, जैसे पिछले बार किसी क्वेश्चन में हुआ था, सेम टू सेम उसी टाइप से है। तो हमारे पास 1√2 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं D2 निकालता हूँ तो मुझे रूट का 18 में से माइनस करना पड़ेगा रूट के 8 को। अब √8 तो मुझे पता है कि ऐसे लिख सकता हूँ, √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो रूट के अंदर अगर 18 है मेरे पास तो 2 का टेबल में आएगा क्या, 2 दूनी 4, 4 नहीं 2 2 तिया 6, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ यार, 2 तिया 6, 6 तिया 18, हाँ आ जाएगा, 2 का टेबल में आएगा। देखो 2 × 3 × 3, यहाँ पर हमारे पास 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 होगा, फिर 6 3 जा 18 होता है, तो यहाँ से 3 कॉमन मिल जाएगा तो 3 बाहर निकल जाएगा और जो √2 है ये अंदर रह जाएगा, यानी कि 18 को मैं लिख सकता हूँ 3√2 और माइनस में इसको तो मैं 2√2 ही लिखूँगा। तो यहाँ पर से 3 में से 2 माइनस होगा तो फिर से 1√2 आ जाएगा। सेम टू सेम होगा D3 के साथ, यहाँ पर जो हमारे पास रूट का 32 दिया हुआ है, जब उसमें से मैं रूट का 18 माइनस करूँगा तो √32 को जब तुम सॉल्व करोगे तो ये हमारा 4√2 बन करके निकलेगा, और उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 3√2 को, क्योंकि √18 का जो हमने वैल्यू देखा वो इतना था, तो यहाँ पर भी √2 आ जा रहा है। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस इज सेम हो गया भाई, लग नहीं रहा देख करके, लेकिन हो जाता है कई बार ऐसे भी, तो इसलिए इट इज़ एन AP, ये हमारा एक AP हो गया विथ कॉमन डिफरेंस, या D लिख सकते हो तुम लोग √2। अब अगला नंबर जो है उसको कैसे लिखेंगे सर, अगर मुझे A5 निकालना है तो मैं तो A4 में प्लस कर दूंगा D को,
तो A4 मेरे पास है रूट का 32, उसमें प्लस करूँगा मैं √2 को। तो भाई √32 को हमने क्या देखा, उसका वैल्यू कितना था 4√2 था, उसमें प्लस कर दो √2 को तो तुम्हारा 5√2 आ जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर काम खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हुआ खत्म? क्योंकि हमें ये जो नंबर्स दिए हुए थे सीरीज़ में वो रूट के फॉर्म में तो दिए थे, लेकिन √2 के फॉर्म में नहीं दिए थे, वो बढ़ते क्रम में दिया गया था। तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं सर जी, तो वो भी समझ लो। देखो जो 5 रूट के बाहर है, इसका मतलब ये हुआ रूट के अंदर ये 2 तो तुमको दिख ही रहा है, उसमें तो कोई शक है नहीं। जो 5 है ना रूट के बाहर, इसका मतलब ये हुआ कि अंदर में 2 बार 5 आया था। जब 2 बार अंदर में 5 आएगा तभी तो वो बाहर निकल पाएगा ना, अदरवाइज वो कहाँ से बाहर निकलेगा। तो हम लोग अंदर में 2 बार 5 लिखेंगे ऐसे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 का 5 से गुणा कर दो तो हो जाता है 50, यानी कि 5√2 का जो वैल्यू है वो होता है 50। बुझा गया बब्बू लोग, और उसका कॉन्सेप्ट ये रहा। उसी तरीके से A6 भी निकाल के दिखा दो, तो इसके लिए A5 में प्लस करना पड़ेगा D को। तो A5 हमारा √50 है, या √50 को ही हम लोग ये वाला पार्ट लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग को तो अभी पहले ऐड करना पड़ेगा ना। तो √50 लिखूंगा फिर ऐसे ऐड करूँगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो मैं √50 का जो ये वाला फॉर्म है 5√2 है ऐसे लिख देता हूँ, और उसमें √2 को ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरा 6√2 आ जाएगा। और 6√2 का मतलब क्या होता है सर जी, तो 6√2 का मतलब होता है कि √2 अंदर में है और 6 जो है वो अंदर में 2 बार है, तभी जाकर के वो बाहर निकला है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 12 6 कितना हो जाता है हमारे पास 72, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा 72 रूट के अंदर 72। बुझा गया बबुआ। उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे A7। तो यहाँ पर हमारे पास A7 के लिए हो जाएगा A6 प्लस में D। तो A6 यानी कि ये वाला वैल्यू पुट करूँगा, ये वाला तो 72 लिखने उसका मतलब है नहीं, तो 6√2 लिखूँगा प्लस में √2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 7√2। तो ये बन गया आपका 2 × 7 तो ये हो जाएगा 37 49, 49 दूनी 98 होता है, 98 होता है, यानी कि ये हो जाएगा रूट के अंदर 98। तो यही तीनों जो है अगले नेक्स्ट टर्म होंगे, 50 होगा, 72 होगा, 98 होगा। तो ऐसे बनेगा आपका 12th नंबर का क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बेटा अगर वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो अपने फ्रेंड साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि इतनी लेंदी वीडियो बना करके मैं बहुत थक जाता हूँ, और एक तरह से मोटिवेशन भी लो हो जाता है कि बच्चे लोग वीडियो देखेंगे नहीं देखेंगे, पसंद आएगा नहीं आएगा। तो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताओ, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मेरी वीडियोस पहुँच सके और मुझे थोड़ा सा उससे हेल्प मिल सके। चलो जो अगला क्वेश्चन उससे बनाते हैं। ई रहा 13th नंबर का क्वेश्चन। चलिए जल्दी से D1 निकाला जाए। तो हम लोग को उसके लिए करना पड़ेगा √6 में से -√3 को। तो पिछले बार की तरह ही करेंगे, या फिर देखो इसको तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो। √6 हम लोग जानते हैं कि हमारा 2 नहीं है, 2√2 कहाँ से होगा, नहीं, इसको हम लोग जानते हैं कि ये रूट के अंदर 2 × 3 होता है। तो आप लोग अच्छा 2 इस तरीके से होता है ना, हम लोग जो 6 है उसको 2 × 3 लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √2 × में √3, ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों का मतलब सेम ही होता है, चाहे आप अलग अलग लिखो रूट को, चाहे एक साथ लिखो, जब मल्टीप्लाई के बीच में साइन है तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं हम। तो उससे सर फ़ायदा क्या है हमारा? उससे फ़ायदा ये बेटा कि यहाँ पर हमारे पास हम लोग यहाँ से और यहाँ से √3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये भी देखो √3 के फॉर्म में है और √3 है ही हमारे पास। तो उससे ना क्या होगा, देखने में आसानी होगा। तुम इतना भी लिख सकते हो, लेकिन तुम्हारा सेम टू सेम तरीके से जब दिखता है ना तो टीचर को चेक करने में बहुत आसानी होता है। तो सर कैसे करें, दोनों में से √3 को माइनस कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा क्या, तो यहाँ पर हमारे पास √3 हमने बाहर निकाल दिया और हमारे पास कितना था, √2 भी था, तो √2 जो है वो बच जाएगा। बुझा गया ना, √6 में से √3 माइनस निकालेंगे तो √2 बचेगा, और उसका रीज़न ये रहा। ओके, अब हम लोग माइनस की साइन लगाएंगे, और हमने √3 को तो पूरा बाहर निकाल दिया, तो उसके बदले में 1 लिखना पड़ेगा। तो ये पहला पार्ट का वैल्यू निकला D1 का। D2 के लिए हम लोग √9 में से √6 को माइनस करेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग देखो, अब तो 6 कॉमन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हमारा ये जो 9 है उसको 3 × 3 लिख सकते हैं, है ना, और 6 जो है उसको √2 × 3 लिख सकते हैं। तो या फिर 9 को हम लोग √3 × √3 लिखेंगे, तो हम लोग दोनों में से √3 कॉमन फिर से ले लेंगे। तो दोनों में से √3 जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पर एक √3 और बच जाएगा, क्योंकि √3 × √3 = √9 होता है। और यहाँ पर हमारे पास रूट का 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि √6 जो है वो √2 × √3 से बनता है। तो हमने √3 बाहर निकाल लिया, तो इस बार √2 अंदर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ था। लास्ट देखो अब यहीं से समझ में आ जा रहा है कि कॉमन तो नहीं है, फिर भी एक D3 भी निकालिए देते हैं अपन, या फिर नहीं भी निकालो तो भी चलेगा। एग्जाम का टाइम नहीं है ना, तो 2 ही बस निकालो, D1 D2, और बता दो भैया कि यहीं शुरू में हमारा इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि इक्वल नहीं होगा। बाकी मेरे पास टाइम है थोड़ा सा, तुम्हारे लिए हेल्प मदद करना चाहता हूँ मैं अच्छे से डिटेल में, इसलिए मैं थोड़ा सा और काम कर लेता हूँ। तो अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लूँ, फिर से मैं √3 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास रूट का 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 जाए 12 होता है, और इधर मेरे पास रूट का 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 ही मेरा रूट का 9 होता है। ठीक है बच्चा लोग, तो ई बन जाएगा कितना हमारे पास, यहाँ पर डायरेक्ट लिखो कि कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम। हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसलिए इट इज़ नॉट एन EP, ये एक EP नहीं कहलाएगा। 13 वाला हो गया, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, और मैं भी थोड़ा थक गया हूँ, तुम भी थक गया होगे, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ना है मैं तो थोड़ा सा तो थकना पड़ेगा ना बबुआ।
तो देखो जो 14th वाला है वहाँ पर 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर दिया हुआ इस तरीके से। तो हम लोग डायरेक्ट तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है और 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। चलो यहाँ पर देखते हैं कॉमन डिफरेंसेस। तो 9 में से 1 माइनस होकर के हमारा 8 आ जाएगा। जब मैं D2 निकालूंगा तो 25 में से 9 माइनस होगा, तो यहीं से मेरा क्लियर हो गया कि भैया तो सेम तो आने वाला है नहीं, तो यहाँ पर 16 क्योंकि आ गया। और जब मैं D3 निकालूंगा तो मेरे पास 49 में से 25 माइनस करना रहेगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये 2 यानी कि 24 आ जाएगा। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम हो जा रहा है फिर से, इसलिए है ना, इसलिए इट इज़ नॉट एन AP। ठीक है, नॉट एन AP, इसलिए या फिर सो भी लिख सकते हो। जाओ मैं सो ही लिख देता हूँ, बार बार इसलिए नहीं लिखने का, लिख भी सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, 1 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है एंड 73 है, डॉट 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 है। सॉल्व करके देख लेते हैं इसको भी। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 73। अगर मैं D1 निकालता हूँ सर जी, तो यहाँ पर 25 माइनस 1 यानी कि 24 हो जाएगा। अगर मैं D2 निकालता हूँ सर जी, तो 49 माइनस में 25, यहाँ पर भी हमारा 24 हो जाएगा, इस बार हो रहा है बबुआ। और D3 के लिए भी हमारा 73 माइनस में 49 हो जाएगा, है ना, ये वाला से इसको माइनस कर देंगे तो वही हो रहा है हमारा 13 में से 9 माइनस हुआ तो 4, 6 में से 4 माइनस हुआ तो 2, तो 24 हर बार आ जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज़ सेम एवरी टाइम, इसलिए इट इज़ एन AP। अब इसका आगे का जो काम है तुम्हारा होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट 3 जो होगा हमारा, नेक्स्ट 3 टर्म्स ये निकालने के लिए तुमको मैं दे रहा हूँ होमवर्क। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर कितना होगा। जो नेक्स्ट के 3 टर्म्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, पूरा मैंने क्वेश्चन करा दिया। अब बच्चों की तरह रटो मत, थोड़ा सा काम खुद से भी कर लो, ठीक है। चलो अब मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और फिर से एक बार लास्ट टाइम, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर मैं आपको इसके नोट्स जो है ना वो प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू वंस अगेन।